हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरुग्राम, लेक्चरर ईएफएम, आपके सामने आज ईएफएम की नेक्स्ट वीडियो लेने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भुगतान संतुलन का नेक्स्ट टॉपिक। तो कल की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था भुगतान संतुलन की अवधारणा और उसका महत्व। आज हम डिस्कस करेंगे कि भुगतान संतुलन के अंदर अगर असाम्यता उत्पन्न हो जाती है तो उस असाम्यता को कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब असंतुलन, अगर हमारा एक देश दूसरे देश से, हमारा देश किसी अन्य देश से आयात कर रहा है या निर्यात कर रहा है, तो उन दोनों देशों के बीच या सभी देशों के बीच होने वाले आयात और निर्यात के बीच में संतुलन नहीं हो रहा, असाम्य की स्थिति पैदा हो रही है, निर्यात ज्यादा है या आयात कम है, या फिर आयात ज्यादा है निर्यात कम है, तो ऐसी स्थिति में संतुलन की स्थिति कैसे, असंतुलन की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, उसके क्या क्या कारण है, तब असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। प्लस इसके अंदर हम आज के क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि इन असंतुलन को, इन असाम्यताओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा भुगतान संतुलन असंतुलता के कारण और समाधान के उपाय। असंतुलता के कारण व समाधान के उपाय। इसके अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, एक तो समाधान और एक कारण। ये हमारे दो टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो मुख्य रूप से हमें चर्चा में लानी है। तो इसको हम बिना कोई समय व्यतीत किए इनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, कल की क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि भुगतान संतुलन होता क्या है। तो भुगतान संतुलन वही है निर्यात माइनस आयात, यही भुगतान संतुलन है। लेकिन भुगतान संतुलन वस्तुओं और सेवाएं दोनों को शामिल करता है। प्लस भुगतान संतुलन कभी भी ऐसे नहीं है कि असंतुलित रहता है, हमेशा ही संतुलित रहता है। कैसे, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बात लिखी हुई है, इस बात पर भी कोई वाक्यांश करना हो तो आ सकता है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, सदैव संतुलित रहता है। ये वाक्य आ सकते हैं, इस वाक्य पर टिप्पणी लिखनी हो सकती है। तो इसको टिप्पणी लिखने के लिए आपको इस वाक्य को अच्छे से समझना पड़ेगा कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित कैसे रहता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये कथन लेखांकीय सिद्धांतों की दृष्टि से पूर्णतः सही है। भुगतान संतुलन विवरण लेखे की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक सौदे के नाम और जमा दो पक्ष होते हैं। देखो, भुगतान संतुलन में हमने कल पढ़ा था, इसके दो पक्ष हैं, नाम और जमा। ठीक है, नाम तो ये होता है डेबिट और जमा होता है क्रेडिट। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो कि एक खाते का बैलेंस ज्यादा आया, यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड में कुछ ना कुछ बैलेंस धीरे-धीरे बचेगा, मतलब शेष बच जाएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में शेष बच जाएगा और दोनों का संतुलन बराबर हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो ये बैलेंस फिगर कहां हो जाएगा, क्रेडिट साइड बच जाएगा, शेष, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से भुगतान संतुलन दोनों में ही बराबर की स्थिति पैदा करता है। तो यहां तक तो ये चीज समझ में आ गई है कि भुगतान संतुलन दोनों में समान रूप से कैसे भूमिका निभा करता है। अब हमें ये समझना है कि कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है। तो अगर मैं बात करूं तो तुलना पत्र के माध्यम से होता ही है। तुलना पत्र के माध्यम से कैसे होता है कि अगर कोई सौदा नाम हो रहा है और जमा भी हो रहा है तो दो प्रविष्टियां होती है और ये दोनों सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब अगर हम कहीं से ले रहे हैं तो पैसे भी दे रहे होंगे, इसीलिए एक लेखे अथवा खाते के रूप में भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है।
अब बात आती है सर बैलेंस शीट की, ये समान कैसे होता है? एक देश के भुगतान संतुलन में दोनों भुगतान पक्ष दोनों का सदैव बराबर ही होता है। यदि मान लिया जाए भुगतान संतुलन किसी कारणवश संतुलन में नहीं है, तो असंतुलन के इस अंतर को स्वर्ण के आयात निर्यात या विदेशी संपत्तियों के क्रय विक्रय या फिर विदेशी पूंजी के आयात निर्यात द्वारा क्या कर दिया जाता है? बैलेंस कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये साम्य की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, मतलब असाम्य कैसे उत्पन्न होता है? तो ये बात करें, अगर हमारी रिसिप्ट हमारी पेमेंट के इक्वल होगी ना, तो ही भुगतान संतुलन बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो वापस मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यदि मान लीजिए भुगतान संतुलन किसी कारण संतुलित में नहीं है, मान लो कि भुगतान संतुलन में नहीं है, तो असंतुलन के इस अंतर के स्वर्ण के आयात निर्यात के माध्यम से या विदेशी संपत्तियों के माध्यम से हम उसका क्रय विक्रय करके हम इसको संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम ये समझ में आ गया। अगर ये बराबर नहीं होते, यानी आयात ज्यादा होते हैं निर्यात कम हो जाते हैं, तो उन्हें बराबर करने की स्थिति कैसे उत्पन्न करेंगे? ये चीजें तो समझ में आ रही है। लेकिन आगे की बात अगर करें, अगर यहाँ पर असाम्य की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी ये दोनों बराबर नहीं होते, तो इस स्थिति को बोलते हैं असाम्य की स्थिति। क्या बोलते हैं? असाम्य की स्थिति। ठीक है, सुना रही है स्टूडेंट्स? असाम्य की स्थिति कब होगी? जब ये दोनों साम्य अवस्था में नहीं होंगे, संतुलित अवस्था में नहीं होंगे। ठीक है, अब बात आती है साम्य की अवस्था। असाम्य की अवस्था दो प्रकार की होती है, एक आती है प्रतिकूल, एक आती है अनुकूल। प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल कौन सी होगी? जो हमारे अगेंस्ट होगी, हमने लोगों को ज्यादा भुगतान कर दिया, पेमेंट ज्यादा हो गई, रिसिप्ट कम हो गई, तो प्रतिकूल। और पेमेंट आज ज्यादा गई, निर्यात ज्यादा हो गया, आयात कम हो गया, रिसिप्ट ज्यादा कर दी, पेमेंट कम हो गई है, तो वो अनुकूल है। तो ऐसी स्थिति में हम असाम्य की स्थिति देखते हैं। तो बेसिकली इस स्थितियों को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट तो समझ में आता है। अब इसमें क्या क्या असंतुलन होता है, तो ये देखिए सबसे पहले उसके कारण की चर्चा करने जा रहे हैं। तो कारणों की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से पहला कारण आता है हमारे संरचनात्मक असंतुलन। कारण पहला कारण आता है संरचनात्मक असंतुलन। संरचनात्मक असंतुलन। देखो कई बार संरचना के आधार पर भी असंतुलन होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर मान लो कि कोई ऐसा देश है जहां पर कोई चीज उत्पादित ही नहीं होती, कोई गरीब देश है, कोई ऐसा देश है जिसके पास उपयुक्त संसाधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वो लोगों अन्य देशों से आयात ही करेगा, निर्यात नहीं करेगा। तो कई बार संरचनात्मक स्थितियां ऐसी आ जाती है कि हर देश इस स्थिति में नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं उत्पादन कर सके, उसके पास इतने संसाधन नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतनी कैपिटल नहीं होती, इतनी लैंड नहीं होती, इतनी लेबर नहीं होती, इतनी पूंजी नहीं होती कि वो व्यापार को बढ़ा सके, अन्य देशों को अपने वस्तुओं का निर्यात कर सके। ऐसी स्थिति न होने के कारण वहां असंरचना देखने को मिलती है, यानी संरचना के आधार पर असंतुलन देखने को मिलता है। अब आगे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मांग और पूर्ति के कारण भी होते हैं। दूसरा फैक्टर आता है हमारा चक्रीय असंतुलन। कौन सा? चक्रीय। अगर स्टूडेंट चक्रीय असंतुलन की बात करें तो कहीं ना कहीं चक्रीय मौसमी को रिप्रेजेंट करता है, मौसमी को बताता है। मौसमी असंतुलन कौन सा होता है? जो कभी कभी आता है, ऐसा नहीं हमेशा ही आता है, कभी कभी। और ये कभी कभी आने के कारण ये हमेशा नहीं होता। जैसे हम बात करें कोई सर्दियों का मौसम अभी चल रहा है, तो उन्हीं वस्त्रों की मांग ज्यादा होती है, तो उन्हीं वस्त्र जहां बनते हैं वहां के लिए निर्यात होगा, जहां नहीं हो सकते ऐसे तो वहां आयात होगा। ऐसी स्थिति में अन्य देश
आयात करेगा, जैसे भारत से कॉटन बाहर जाता है, क्योंकि वो कॉटन का प्रयोग इस रूप में करते हैं कि कहीं ना कहीं वो सर्दियों का भी उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मांग तो बढ़ेगी, पर मांग के साथ साथ क्या होगा, ऐसे असंतुलन भी पैदा होंगे। तो चक्रीय असंतुलन मौसमी असंतुलन होता है जो किसी ना किसी सर्कुलेशन से डिपेंड करता है। सर्कल चेंज हो जाता है तो फिर संतुलन सही हो जाता है। तो असंतुलन की स्थिति में होती है, कई देश किसी विशेष मौसम में वो उत्पादन करते हैं और वो मौसम चला जाने के बाद उत्पादन बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है असंतुलन होता है दो देशों के बीच आयात और निर्यात का, उसे असंतुलन बोलते हैं, वो भी चक्रीय असंतुलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है चिरकालीन असमय। कौन सा? चिरकालीन। चिरकालीन असमय कौन सा होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं चिरकालीन असमय की। तो चिर का मतलब होता है लंबे, काल का मतलब होता है समय, असमय मतलब असमय का। लंबे समय से अगर किसी देश का अन्य देश के सभी देशों के साथ असमय चल रहा है तो फिर नॉर्मल सी बात है कि वो हमेशा ही निर्यात कम कर रहा है और आयात की स्थिति उसमें देखने को ज्यादा मिलती है। तो जब भी निर्यात कम होगा यानी पेमेंट ज्यादा होगी, रिसिप्ट कम होगी, तो प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम बात कर रहे हैं भुगतान संतुलन के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो भुगतान संतुलन के ये भी नहीं है, कई बार क्या होता है वृहद विकास कार्यक्रम में इसमें भूमिका निभाता है। वृहद विकास कार्यक्रम, तो वृहद विकास कार्यक्रम कैसे रहता है कि हमें बड़ा करना है, उसको बड़े चक्कर करने के चक्कर में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आयात करने का प्रयास करते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा आयात करने का प्रयास करेंगे हमारा विकास तो वही होगा, लेकिन हमें आयात करने के चक्कर में हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न करेगा। इसके अलावा अगर स्टूडेंट हम बात करें तो आयात में वृद्धि होने पर भी स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मैं बोलूं कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, वो होता है भुगतान। अगर मेरी निर्यात इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और अगर मेरी ये निर्यात कम हो रहे हैं तो भी होगा, और अगर आयात ज्यादा हो रहे हैं तो भी होगा। मतलब मेरी कारण क्या है, भुगतान के असंतुलन के, ये तो कम हो गया, निर्यात कम हो रहा है और आयात निर्यात की तुलना ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लो मैं 10 रुपए लोगों से देता हूँ, मैं कोई वस्तु निर्यात करके 10 रुपए देता हूँ और 15 रुपए लोगों को भुगतान करता हूँ, तो मेरा तो बैलेंस माइनस नहीं है ना। ऐसी स्थिति को कौन सही करेगा? ऐसी स्थिति में हमारा भुगतान संतुलन असमय की स्थिति में उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, वैसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक और बात, कई बार विक्रय शक्ति कमजोर होती है, कमजोर विक्रय शक्ति के कारण भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। विक्रय शक्ति क्या हो रही है? कमजोर होती है, और कमजोर होने के कारण उनको भी ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो विनिमय कोषों की कुछ उपयोग का अभाव। मतलब क्या, जो हमारा विनिमय कोष है, यानी एक देश अन्य देश को तथा अन्य देश हमारे देश को जो भी लेन देन करता है उसके अंदर कोई ना कोई तो विनिमय होता है। ऐसी स्थिति में वो विनिमय कोष सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता, इसका अभाव देखने को हमें मिलता है। ऐसी स्थितियों उत्पन्न होने के कारण भी असमय उत्पन्न होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, असमयता के कारण और भी बहुत सारे कारण है, जैसे विदेशी ऋणों के भुगतान का बढ़ता बोझ। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखूं तो विदेशी ऋण में भुगतान का बढ़ता बोझ। क्योंकि प्रतिदिन विदेशी ऋण में भुगतान का वो जो बोझ है वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ने की स्थिति से क्या होगा,
हमें ज्यादा भुगतान करना और जितना ज्यादा भुगतान करेंगे हमारा विदेशी विनिमय कोष उतना कम होता जाएगा और हमें भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा। एक और बात, बढ़ता मुद्रा प्रसार, बढ़ता मुद्रा प्रसार, मुद्रा प्रसार जितना ज्यादा बढ़ता है ऐसी स्थिति में निर्यात कम होते हैं, आयात कम होता है, उस देश का जो मुद्रा अवमूल्यन होने लग जाता है, मुद्रा के मूल्य में कमी होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा विकसित देशों का बढ़ता संरक्षणवाद। देखो जो विकसित देश ना वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, और सुरक्षित करने के चक्कर में जो कमजोर देश है वो मारे जाते हैं। तो विकसित देशों का संरक्षण भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक असामान्य स्थिति उत्पन्न करता है। अगर वो सुरक्षित है तो हमें आयात निर्यात करने के लिए वही देश मिलेगा और वो अपनी अधिक मुद्रा के रूप में हमसे राशि लेंगे, जिससे आयात ज्यादा होंगे। इसके फलस्वरूप हमारा जो ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। और अमेरिका द्वारा भारत व चीन के विरुद्ध बार बार 301, 302, 303 का प्रयोग किया जा रहा है और WTO का प्रभुत्व इसी जगत समस्या का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा तस्करी ये वगैरह होती रहती है, इससे भी ये नुकसान होता है। तस्करी गलत होती है, चोरी डकैती ये भी इसका प्रभाव पड़ रहा है तस्करी का। ठीक है, तो इस तरीके से भुगतान संतुलन हमारे देश में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अब अगर हम बात करें इन उपायों इनके दूर करने के क्या उपाय हैं, तो देखो जैसे हमने कारण पढ़े हैं उसको दूर कैसे करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हम उसको दूर करेंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कारण क्या है। अगर कारणों की स्टडी कर ली जाए तो इनके परिणामों को अच्छे से हम समझ सकते हैं, अदरवाइज उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले कारण आता है हमारे पास संरचनात्मक असंतुलन। तो संरचना अगर असंतुलित है तो उसको संतुलित बनाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब संरचना को संतुलित कैसे बनाया जाएगा, उस देश की संरचना को धीरे धीरे ढाला जाएगा। अगर वहां उत्पादन नहीं हो रहा तो उसको उत्पादित किया जाएगा। जैसे मान लो किसी देश में उत्पादन हो ही नहीं रहा तो वहां उत्पादन करने की ऐसी स्थितियां पैदा करनी पड़ेगी ताकि उत्पादन अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चक्रीय असंतुलन की बात करते हैं। तो चक्रीय असंतुलन का मतलब क्या है कि मौसमी पैदावार होती है, तो कहीं ना कहीं गैर मौसमी समय में भी पैदावार की जाए ताकि वहां ऐसी असंतुलन की स्थिति पैदा ना हो। चिरकालिक असमय है, लंबे समय से वो असमय की स्थिति में कहीं ना कहीं उसके बोझ को धीरे धीरे कम किया जाए। ठीक है, और वो कब कर सकता है, धीरे धीरे बोझ को कम कर सकता है। वृहद विकास, छोटे छोटे विकास किए जाए, कार्यक्रम बनाए जाए ताकि छोटे छोटे विकास होंगे तो बड़े कार्यक्रम बड़े विकास आसानी से हो जाएंगे। कमजोर विक्रय शर्तें, तो जो हमारी विक्रय की शर्तें होंगी वो मजबूत होगी तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, अगर वह कमजोर होगी तो हमें दिक्कत आएगी। विनिमय कोष के उचित उपयोग का अभाव, मतलब अगर हम विनिमय कोष कर रहे हैं तो वहां हमारा जो उपयोग है वो मुख्य रूप से होना चाहिए, वहां पर अभाव नहीं होना चाहिए कोष पर। अगर हमारे पास कोष ही नहीं होंगे तो हम अगले को पेमेंट नहीं दे पाएंगे, फिर हम कर्जा लेंगे, तो ये चीजें हमारे लिए बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट कि विदेशी विनिमय भुगतान का बढ़ता बोझ। तो जो विदेशी विनिमय जो भुगतान है वो धीरे धीरे आप उसको बैलेंस करते रहो और उसको सामान्य रूप में डालते रहो। बढ़ता मुद्रा प्रसार भी ये हमारे ऊपर प्रभावित करता है कि मुद्रा स्फीति नहीं होनी चाहिए, ज्यादा अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। अगर अवमूल्यन होगा तो हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा अन्य देश के डॉलर के मुकाबले और हमें और ज्यादा मूल्य देने पड़ेंगे, भारतीय मुद्रा का ज्यादा पड़ेगा। विकसित देशों का संरक्षण, हमें विकसित देशों को सुरक्षित करना पड़ेगा ताकि उसको हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसके अलावा तस्करी को हमें रोकना पड़ेगा। ये सारी चीजें भुगतान संतुलन को समझाती है और भुगतान संतुलन को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ठीक है, इसी तरीके से हम भुगतान संतुलन को लगातार 2-3 वीडियो में हम समझते आए हैं। ये जो 2-3 वीडियोस हैं ये भुगतान संतुलन के उस पर बनाइए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 16 मार्क्स में आपका कवर करता है और ये 16 मार्क्स कम से कम आप मान के चलो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे। अगर आपका इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तो मोस्टली मैंने 3 वीडियो बनाई है इसके अंदर और 3 वीडियो के अंदर मेरा भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन कवर हो चुका है। इस 3 वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लें,
उसको डिस्कस कर लें, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप अपोजिट में लिखोगे तो ये बन जाएंगे इसके उपाय। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह की वीडियोस हमारे देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और देखो गुरुग्राम कॉलेज ने ये जो स्टेप लिया है आपके जो भी क्लासेस को ऑनलाइन करने का, बहुत ही इनिशिएटिव लिया, अच्छा लिया है। ठीक है, और ये हमारी जो क्लासेस है वो आपको कंटिन्यू मिल रही है। देखो जब से भी ये पीरियड चल रहा है तो कंटिन्यू आपको क्लासेस दे रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट लीजिए और अपने जो भी संबंधी है उनको भी बेनिफिट दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।